हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज ऑफ नेटवर्किंग। तो लास्ट टाइम हमने देखा था नेटवर्क कंपोनेंट्स, जिसमें मैंने कवर किया था आपके लेयर्ड कम्युनिकेशन के बारे में। मैंने आपको बताया था OSI रेफरेंस मॉडल्स, एक प्रीकैप देखा था हमने, साथ ही साथ TCP IP मॉडल्स के बारे में भी देखा था। हमने देखा था हब, व्हाट इज़ हब, व्हाट इज़ कोलिजन डोमेन, व्हाट इज़ ब्रॉडकास्ट डोमेन, व्हाट इज़ ब्रिजेस, आपके लेयर टू स्विच के फॉरवर्डिंग मेथड्स को भी देखा था, जिसमें मैंने कवर किया था FIB फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस एंड कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। बाद में हमने देखा तो राउटर, एक्सेस राउटर, डिस्ट्रीब्यूशन राउटर एंड द कोर राउटर। उसके बाद हमने देखा था लेयर 3 स्विच, प्लस हमने देखा था मल्टी लेयर स्विचेस क्या होते हैं, प्लस हमने देखा तो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के इम्प्लीमेंटेशंस के बारे में। ठीक है, एक डिटेल में आपको बताया था क्वालिटी ऑफ सर्विसेज क्या है। उसके बाद हमने देखा था कुछ सिक्योरिटी अप्लायंसेस लाइक ASA, थ्री टाइप्स ऑफ फायरवॉल हमने देखे थे, ASA फायरवॉल, फायर साइड थ्रेट डिफेंस एंड फायर पावर। साथ ही साथ हमने AMP के बारे में भी बताया था, एडवांस मैलवेयर प्रोटेक्शन। वी ऑल्सो सॉ दी व्हाट इज इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, और लास्ट हमने देखा था FMC के बारे में, फायर साइट मैनेजमेंट कंसोल, और यू कैन कॉल द फायर साइट मैनेजमेंट सेंटर। ओके, तो आज हम देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी आर्किटेक्चर। ओके, इससे पहले भी मैंने नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में आपको डिटेल में बताया है। आई गेस वो मेरा सेकंड वीडियो होगा, तो आप एक बार चेक कर लेना, जिसमें मैंने कवर किया है आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, प्राइवेट वैन एंड पब्लिक वैन। ओके, तो आज हम देखेंगे व्हाट इज योर सिस्को कैंपस नेटवर्क डिज़ाइन, योर 3 लेयर हायरार्चिकल मॉडल, कोर लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एक्सेस लेयर, द नेटवर्क टोपोलॉजी आर्किटेक्चर, दोनों के बीच में डिफरेंस, व्हाट इज द डेटा सेंटर इवोल्यूशन, व्हाट योर VPC लेयर 2 एंड द लेयर 3। हम देखेंगे 2 tier नेटवर्क आर्किटेक्चर, 3 tier नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड देयर लिमिटेशंस, द डिफरेंस बिटवीन 2 tier एंड द 3 tier। देन हम देखेंगे स्पाइन एंड द लीफ आर्किटेक्चर, स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस, ऑन प्रीमाइसेस, पब्लिक एंड द प्राइवेट क्लाउड के बारे में। ओके, तो ये सब कुछ आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज अ कैंपस नेटवर्क। ठीक है ना, तो कैंपस नेटवर्क क्या होता है वो सबसे पहले समझ लेते कि, तो कंसिडर करके चलते हैं, लेट्स से आई हैव 1000 यूज़र्स, मेरे पास 1000 यूज़र्स है, और 1000 यूज़र जो है वो इक्वली मैंने 2 बिल्डिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। दिस इज़ माई बिल्डिंग A एंड दिस इज़ माई बिल्डिंग B। बिल्डिंग A में मेरे पास ऑलमोस्ट 5 फ्लोर्स हैं, बिल्डिंग B में भी मेरे पास 5 फ्लोर्स हैं। ठीक है, 5 फ्लोर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, पर फ्लोर 100 यूज़र्स को यहाँ पे, या 100 वर्क स्टेशन को मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, पर फ्लोर, दिस इज़ योर फ्लोर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड द 5। सेम थिंग 100, 100, 100, 100 एंड द 100, सेम 1, 2, 3, 4 एंड द 5। ओके, तो पर फ्लोर हमने क्या किया, 100 यूज़र्स को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया है, या फिर मैंने इंस्टॉल कर दिया है। अब मैं चाहूँगा बिल्डिंग A में जितने भी यूज़र्स हैं वो सारे आपस में कम्युनिकेट करें, या फिर फर्स्ट फ्लोर पे जितने भी यूज़र्स हैं, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फ्लोर पे जितने भी यूज़र्स हैं, दे वांट्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, पर फ्लोर जैसे मैं अलग अलग नेटवर्क में रखूँगा। जैसे फर्स्ट फ्लोर जो है वो नेटवर्क 10 में है, दिस इज़ इन नेटवर्क 20, 30, 40, दिस इज़ नेटवर्क इन 50। उसी तरीके से बिल्डिंग B में फर्स्ट फ्लोर जो है वो नेटवर्क लेस है 60 में है, दिस इज़ 70, दिस इज़ 80, दिस इज़ 90 एंड दिस इज़ 100। सो ऑल द फ्लोर्स आर बिलोंग फ्रॉम द डिफरेंट नेटवर्क। तो फर्स्ट फ्लोर में जितने भी नेटवर्क, 10 नेटवर्क में जितने भी यूज़र्स रहेंगे, दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। सेकेंड फ्लोर में जितने भी यूज़र्स रहेंगे, दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, क्योंकि ये सारे 20 नेटवर्क से है। उसी तरीके से 30 नेटवर्क में जितने भी यूज़र्स हैं, दे ऑल्सो कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो इन सभी को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए आई नीड टू हैव अ वायर्ड और अ वायरलेस मीडियम। ओके, तो वायर्ड मीडियम में मुझे केबल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, वायरलेस मीडियम में मुझे वायरलेस डिवाइसेस की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो वायर्ड मीडियम में हम क्या करेंगे, हम केबल्स को लेंगे, बहुत सारे स्विचेस लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे बहुत सारे यूज़र्स हैं पर फ्लोर के हिसाब से, तो मुझे केबल्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, मुझे स्विचेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अगर अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मल्टीपल फ्लोर्स पे मल्टीपल नेटवर्क्स को इम्प्लीमेंट किया है, सो दे आर बिलोंग फ्रॉम अ डिफरेंट नेटवर्क।
तो बिल्डिंग जैसे फर्स्ट फ्लोर पे एक स्विच है, सेकेंड फ्लोर पे एक स्विच इंप्लीमेंट किया, थर्ड फ्लोर पे एक स्विच बिठाया, फोर्थ फ्लोर पे एक स्विच बिठाया, फिफ्थ फ्लोर पे एक सेकेंड स्विच बिठाया। तो दिस वन फ्लोर, दिस होल फ्लोर विच इज बिलोंग फ्रॉम अ 10 नेटवर्क हैव अ वन सिंगल स्विच। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, दैट वॉज अ लैन सेगमेंट ओवर हियर, लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पर फ्लोर पर लैन की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे लैन्स, बहुत सारे केबल्स, बहुत सारा स्विचेस ये सभी लगेगा। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ ये सभी फ्लोर्स आपस में कम्युनिकेट करें। सो आल्सो नीड टू हैव अ लेयर 3 डिवाइसेस कॉल लेयर 3 राउटर और द लेयर 3 स्विच, और यू कैन कॉल द मल्टी लेयर स्विच, सो दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो बिल्डिंग ए जो है वो कम्प्लीटली अलग नेटवर्क में है, बिल्डिंग बी जो है वो कम्प्लीटली अलग नेटवर्क है। मैं चाहूँगा ये दोनों बिल्डिंग आपस में कोऑर्डिनेट करें, आई नीड टू हैव अ राउटर ओवर हियर। ओके, तो आप देख सकते हो केबल्स, आपके हार्डवेयर, आपके सॉफ्टवेयर, आपके स्विचेस, आपके राउटर्स, जैसे इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी डिवाइसेस, तो जो कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ पे आपने देखा, सो ऑल काइंड ऑफ सेटअप ओवर हियर, ऑल काइंड ऑफ सेटअप इंक्लूडिंग योर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड द केबलिंग, दैट इज ऑल ओन बाय द कंपनी। मतलब ये सब कुछ जो अभी हमने देखा वो सारा कंपनी का है। ओके, दैट इज ऑल डन बाय द कंपनी, right? And this kind of network is called the campus network, or you can call the enterprise network. Clear हुआ? तो जितना भी फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन अभी हमने किया था, तो जितने भी यूज़र्स यहाँ पे बढ़ेंगे, यूज़र्स बढ़ेंगे तो केबलिंग्स की रिक्वायरमेंट होगी, मेरे स्विचेस लगेंगे, तो ये सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन दैट इज़ ऑल डन बाय द सिंगल कंपनी, दैट इज़ ओन बाय द सिंगल कंपनी। ओके, यहाँ पे आप एक बेसिक एग्जाम्पल उन्होंने बताया है। जैसे मेरे पास यहाँ पे 5 वर्क स्टेशंस हैं, ठीक है, दिस इज योर PC 1, 2, 3, 4 एंड द 5, एंड दे ऑल आर कनेक्टेड विद अ सेंट्रलाइज्ड डिवाइस कॉल हब। ये सारे हब के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब आपको बताया अगर आप हब यूज़ कर रहे हो, सो देयर आर सम डिसएडवांटेजेस, लाइक हब डज नॉट हैव एनी इंटेलिजेंट पोर्ट, हब कुड नॉट मेंटेन देयर ओन MAC एड्रेस टेबल, hub forwards the packet just like the multi-port repeater. So there are some disadvantages over here. Like PC1 जो है वो PC5 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो at the same time no one can sending the packet, no one can start their transmission. Okay, क्यों? क्योंकि there is a chances to create a collision over here. तो यहाँ पे बहुत सारे चांसेस है कि कोलिजन क्रिएट हो सकता है। इसका मतलब दिस इज अ लिमिटेशन, द मेन लिमिटेशन है कि अगर दो यूज़र्स आपस में बात करें तो कोई भी किसी के साथ बात नहीं कर पाएगा जब तक उन दोनों का कम्युनिकेशन जो है वो टर्मिनेट नहीं हो जाता। ओके, जस्ट इन केस अगर PC2 अगर ट्राई करता है आपके ट्रांसमिशन को फॉरवर्ड करने के लिए ऑन अ बिजी लिंक, तो माइट भी पॉसिबल है यहाँ पे कोलिजन क्रिएट होगा। जो टू ओवरकम दिस कोलिजन वी शुड नीड टू हैव अ CSMA, कैरियर्स मल्टीपल एक्सेस। इट इज़ ये डिसाइड करेंगे अपने हर कोई यूज़र, ये सेंस करेंगे अपने लिंक जो है वो आइडियल है या फ्री है या नहीं, ठीक है। एंड टू डिटेक्ट अ सिग्नल, टू कोलिजन सिग्नल, यू शुड नीड टू इम्प्लीमेंट अ CSMA CD और CSMA CA, राइट। सो दिस इज ऑल डन विद द हब, दैट्स व्हाई हब इज अ कोलिजन डोमेन एज वेल एज अ ब्रॉडकास्ट डोमेन। ओके, क्योंकि कोलिजन भी क्रिएट हो सकता है और यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। कंसिडर करके चलो, ये एक ही कंसिडर करो, ये एक सिंगल, लेट्स से दिस इज डन बाय द वन सिंगल फ्लोर, और ऐसे मेरे पास बहुत सारे फ्लोर्स हैं, ऐसे मेरे पास बहुत सारे वर्क स्टेशन है, बहुत सारे हब्स हैं। तो जैसे जैसे आपका नेटवर्क इवॉल्व होता रहेगा, जैसे जैसे आपके रिक्वायरमेंट्स बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे आपके हार्डवेयर्स को, आपके सॉफ्टवेयर्स को भी आपको क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। सो हब जो है डज नॉट हैव द एबिलिटी टू वर्किंग ऑन योर लार्ज एंटरप्राइज नेटवर्क, तो बड़े नेटवर्क में काम नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था अगर आपका नेटवर्क बढ़ गया, आपके यूजर्स अगर बढ़ गए, सो दैट माइट बी अफेक्ट ऑन योर कोलिजन एंड द ब्रॉडकास्टिंग। ओके, आपके कोलिजन और ब्रॉडकास्टिंग में इंक्रीमेंट हो सकता है, ये आपके अवेलेबल बैंडविड्थ को कम कर सकता है। So that's why to reduce the size of the collision domain as well as the broadcast domain, we have a layer to switch over here. हमने hub की जगह क्या यूज़ किया, switch। अब this layer to switch have the ability to put all the workstation in a different
वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, VLANs। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर VLAN 10, जैसे दिस इज फॉर HR एंड VLAN 20 इट्स मेंट फॉर एडमिन डिपार्टमेंट। ओके, तो HR डिपार्टमेंट में यहाँ पे मैंने VLAN 10 कॉन्फ़िगर किया है और यहाँ पे नेटवर्क जो है 192.168.10.0 है और यहाँ पे नेटवर्क है 192.168.20.0। ओके, तो VLAN 10 में जितने भी यूजर्स है, चाहे वो 2 हो चाहे वो 200 यूजर्स हो, they still can communicate with each other because they are belong from the same VLAN, same network। VLAN 20 में जितने भी यूजर्स हैं, चाहे वो 2 हो चाहे वो 200 हो, they also can communicate with each other, they can transmit the data with each other because they are belongs from the same network, same VLAN। ओके, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं VLANs क्रिएट कर रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट लेयर टू स्विच जो है बाय डिफॉल्ट ब्रेकअप योर कोलिजन डोमेन, एज वेल एज वो ब्रॉडकास्टिंग को भी क्या कर देगा, लिमिट कर देगा। क्यों? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सेगमेंट्स बना रहा हूँ, अपने यूजर्स के छोटे छोटे सेगमेंट्स बना रहा हूँ। तो जो कुछ भी इफेक्ट होगा, जो कुछ भी प्रॉब्लम होगा, वो सिर्फ VLAN 10 के लिए लिमिटेड रहेगा। वो VLAN 20 को कभी भी क्या करेगा, इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर हुआ ना? तो जैसे कि हमने देखा अभी ट्रैफिक जो है वो पूरी तरीके से सेग्रीगेट किया था। I have a switch over here with the VLAN 10 and the VLAN 20. These VLAN 10 and 20 which belongs from a different network. So by default जो है वो आपस में कभी भी communicate नहीं कर पाएंगे because this layer 2 switch does not have any ability to forward the packet just like router do. Just like this layer 2 switch does not have any ability to check your layer 3 information like source IP address and the destination IP address. Even they don't have any ability to configure a routing protocol, because if you want to connect two different kind of networks together, you should need to have a layer 3 device, just like a router did। ओके, तो या फिर आपके पास राउटर होना चाहिए या फिर आपके पास लेयर 3 लेयर 4 मल्टी लेयर स्विच होना चाहिए, राइट? बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू यूज अ मल्टी लेयर स्विच, यस यू कैन कम्युनिकेट अ डिफरेंट VLANs टुगेदर। ओके, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो दैट इज नॉट गुड इनफ, क्योंकि अगर नेटवर्क बढ़ेगा वैसे ही मुझे लेयर 3 स्विचेस लेयर 2 स्विचेस को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट? तो जैसे जैसे नेटवर्क इवॉल्व होगा, जैसे जैसे आपके वर्क स्टेशन बढ़ेंगे, आपकी यूजर्स, आपकी रिक्वायरमेंट कंपनी के जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मेरे अपने कंपनी के नेटवर्क को ग्रो करने के लिए फिजिकली इम्प्लीमेंटेशन बहुत सारा करना पड़ेगा। फिर वो स्विचेस हो, फिर वो राउटर्स हो, फिर वो केबल्स हो, बहुत सारे रिक्वायरमेंट यहाँ पे होंगे। अगर मैं स्विचेस की बात भी करूँगा तो बहुत सारे स्विचेस लगेंगे, जैसे 1000 यूजर्स है मेरे पास या 5000 यूजर्स हैं। तो स्विचेस की अगर आप लो एंड का स्विचेस देखोगे 24 पोर्ट्स में आता है या फिर 48 पोर्ट्स में आता है, तो बहुत सारे स्विचेस लगेंगे। इफ़ आई हैव 10,000 नेटवर्क और 10,000 यूजर्स ओवर हियर, they are communicate with each other with using layer 2 or layer 3 or layer 4 switch। okay, so these are some limitations। यहाँ पे आप देख सकते हो मैनेज करना इस नेटवर्क को, दिस इज यस यू कैन मैनेज दिस नेटवर्क, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। क्यों कॉम्प्लिकेटेड रहेगा? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो हर बार अगर मुझे कुछ नया इम्प्लीमेंटेशन करना है तो मुझे नया VLAN क्रिएट करना पड़ेगा विद द सिंगल VLAN स्विचेस, राइट? तो जितने भी वर्क स्टेशन आप यहाँ पे बढ़ा रहे हो, आपको VLANs को भी इंक्रीज करना पड़ेगा और आपने अपने स्विचेस के कैपेसिटीज़ को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इन बड़े नेटवर्क्स को मैनेज करना पॉसिबल नहीं होगा और कॉन्फ़िगरेशन करने में भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, सो टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ नेटवर्क विच इज़ ईजी टू मैनेज, विच इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट, which gives me high availability features like scalability, flexibility, and if you want to change something, like if you want to increase your topology, if you want to change your switches, it is easy to quick response. And this kind of structure, this kind of what you say architecture, you can call hierarchical model। okay, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको याद ही होगा द पिरामिड टेक्नोलॉजी, द पिरामिड थिंग, कि यहाँ पे एक मैं मेन डिवाइस इम्प्लीमेंट करूँगा, फिर यहाँ पे मेरे बाकी के सब डिवाइसेस रहेंगे, दे कैन मैनेज देयर ओन यूज़र्स ओवर हियर। तो मैं यहाँ पे अपने ट्रैफिक को यूटिलाइज कर रहा हूँ, अपने यूज़र्स को ईजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो अगर मेरे यूज़र साइट्स को बढ़ाना है तो मुझे क्या करना है, मैं
अपने दिस इज़ द फर्स्ट लेयर, यू कैन कॉल द फर्स्ट, द सेकेंड एंड द थर्ड लेयर। तो अगर यूज़र्स बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे इजीली यूज़र्स को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो जो कुछ भी चेंजेस करना है वो सेकेंड लेयर, लास्ट लेयर में होंगे। अगर मुझे अपने स्विचेस को बढ़ाना है तो लेयर टू स्विचेस जो है वो यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, राइट। तो अगर मैं अपने वर्क को बाय लेयर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ तो इसको सेटअप करना, इसको कॉन्फ़िगर करना, इसको मैनेज करना ईजी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो we have a distribution layer over here with a distribution layer switch and access layer switch, right? So यहाँ पे आप देख सकते हो access layer जो है, this access layer have the ability to connect with your end users like your PCs, like your laptops, like your servers. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, all are implemented in access layer switch. तो अगर मेरे वर्क स्टेशन को बढ़ाना है तो हम वर्क स्टेशन को इंक्रीज कर सकते हैं एक्सेस लेयर पे। दिस एक्सेस लेयर also have the ability to communicate with your distribution layer. This distribution you can call the aggregation layer. Okay, so this aggregation layer or you can call the distribution layer have the ability to communicate with your access layer as well as the different distribution layers over here or the upper layer. ओके तो हम यहाँ पे मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन लेयर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल एक्सेस लेयर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये दिस इज द मेन एडवांटेजेस, क्योंकि यहाँ पे मेरा नेटवर्क जो है वो रिलायबल भी है, स्केलेबल भी है और फ्लेक्सिबल भी है। दिस इज द मेन एडवांटेजेस इफ यू आर गोइंग टू यूज अ हायरार्चिकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल। ओके, नाउ देयर इज वन मोर लेयर कॉल्ड द कोर लेयर. So eventually this core layer have the ability to controlling on your distribution layers over here, as well as you can extend your core network over here, core layer over here. तो यहाँ पे core layer जो है वो क्या, core switches जो है you can connect with this core switches with a multiple core switches as well as a multiple distribution switches over here, right? तो यहाँ पे अपने ट्रैफिक को यूटिलाइज करना, ट्रैफिक को मैनेज करना, टू हैविंग अ बेस्ट पाथ सोल्यूशन, आप अपने नेटवर्क को इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो, राइट? सो दिस काइंड ऑफ मॉडल इज नोन एज 3 लेयर हायरार्चिकल मॉडल. 3 लेयर हायरार्चिकल मॉडल. तो इसमें 3 लेयर्स यूज किए जाते हैं. फर्स्ट लेयर जो है वो कोर लेयर, सेकेंड लेयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन और यू कैन कॉल द नेटवर्क लेयर, क्योंकि ये जस्ट लाइक एक्टिंग एज लाइक अ नेटवर्क लेयर, एंड थर्ड वन विच इज कॉल्ड द एक्सेस लेयर. ओके, तो 3 मॉडल्स यहाँ पे आप यूज कर रहे हो. So this kind of setup actually it's a logical implementation, not a physical one. So these layers actually are combined into 7 OSI reference models, which is considered into 3 layers, right? तो एक्चुअली यहाँ पे कोर लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और द एक्सेस लेयर जो है वो आपके 7 OSI रेफरेंस मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो यहाँ पे हर एक लेयर की फंक्शनैलिटी अलग रहेगी, यहाँ पे हर एक लेयर का इम्प्लीमेंटेशन और डिज़ाइन जो है वो कम्प्लीटली क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा. तो इस तरीके का नेटवर्क मॉडल अगर आपके पास है तो इट्स वेरी इजी टू क्रिएट, इजी टू मॉडिफाई, इजी टू मेंटेन योर नेटवर्क. बड़े नेटवर्क में या फिर कोर एंटरप्राइज नेटवर्क में इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ, राइट? इट इज़ वेरी इजी टू हैंडल और कॉन्फ़िगरिंग मल्टीपल डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स ओवर हियर. ओके, एंड मेन एडवांटेजेस है इट इज़ मैनेज और यू कैन कॉल इट इज़ easy to avoid a data loss, right? Now the first layer is called the core layer. This is the top most layer है आपके. तो इस first core layer का main implementation or you can call what is the main ability to having this core layer. This layer have the ability to transport the data from one network to another. तो इस layer पे data processing जो है वो नहीं होता. This layer gives you the speed and the reliability for data transferring in a big network, in a large network. ओके, तो ये डिपेंड करता है आपके कोर लेयर पे, आपका नेटवर्क जो है वो आप किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, किस तरीके से बढ़ा रहे हैं. What kind of technologies we are going to use under this core layer? You can use FDDI, you can use fast or the Giga Ethernet ATM or Ethernet or the ATM. The distribution layer, the second layer, ये जो है वो आपकी नेटवर्क लेयर की तरह ही काम करते हैं, जस्ट लाइक द नेटवर्क लेयर इन द OSI रेफरेंस मॉडल, बिकॉज दिस नेटवर्क लेयर हैव द एबिलिटी to check your layer 3 information. What kind of layer 3 information? It will check your source IP address, it will check your destination IP address, that is
based on your routing table information. It also have the ability to configure or to find a best path by looking your routing table, right? So this layer is responsible to configuring or manage the network. You can configuring a multiple routing protocols भी हो रहे, तो routing जो है वो इस layer पे आप क्या कर सकते हो, configure कर सकते हो, right? What kind of routing protocols like RIP, EIGRP and the OSPF. Also, this layer also gives you the ability to configure a layer 3, layer 4 security mechanisms like access list, like packet filtering, security policy implementation and the netting, which is called network address translation. Okay, the last layer, which is called the access layer. So this access layer have the ability to connect with your end users like your PCs, like your laptop, printers, like your servers. So end users को connect करने के लिए access layers को use किया जाता है. Also access layer gives you the connectivity between the devices via using a Ethernet cable or the wired or wireless like Ethernet or wireless access point. Okay, the network topology. What is the definition of network topology? The network topology is defined as the physical interconnection between the multiple computers network, connection, cables, workstation through a medium. The medium can be wired, wireless, cables, routers, switches, या फिर वो wired हो सकते हैं या फिर wireless हो सकता है. That is the definition of network topology. So network topology जो है उसके मेन दो टाइप्स है, एक है लॉजिकल और दूसरा है फिजिकल. ये ऑलरेडी मैंने आपके वीडियो नंबर 3 में मैंने आपको बताया था नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में, जिसमें मैंने आपको कवर किया था बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार, एफडीडीआई, मेश, टूडी एंड द हाइब्रिड. Okay, so this is a logical implementation and this is your physical implementation. Network topology architecture. This kind of network topology architecture have the ability to modify or you can make any changes on your existing network or your existing topology. तो आप अगर इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो तो आप अपने प्रेजेंट नेटवर्क में चेंजेस कर सकते हो या फिर अपने नेटवर्क टोपोलॉजी को क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो. What kind of network topology architectures we have? We have 2-tier architecture, we have 3-tier architecture, spine and the leaf, WAN, small office, home office and the cloud architecture. Okay, so what is the difference between network topology and the network topology architecture? Network topology architecture gives you the design of various network elements, and network topology that is also gives you the arrangement of various network elements. Okay, most famous network topology architectures है TCP और UDP नेटवर्क्स है. और अगर मैं नेटवर्क टोपोलॉजीज की बात करूंगा तो उसमें बस है, रिंग है, स्टार, मेश, एफटीटीआई, ट्री, हाइब्रिड एंड एफटीडी. दैट्स इट. ओके, व्हाट इज अ डेटा सेंटर इवोल्यूशन. आप सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डेटा सेंटर हम क्यों यूज करते हैं. ठीक है, अब देखो, जैसे मेरे पास 5 यूजर्स हैं यहाँ पे, PC1, PC2, PC3, PC4 एंड PC5. ओके, और हर एक PC का खुद का अपना लोकल हार्ड ड्राइव है. मेरी कंपनी का टाइमिंग जो है वो 10 से लेकर 5 है. तो हर कोई क्या करता है, 10 बजे से पहले मेरी कंपनी में लॉगिंग करता है और 5 बजे के बाद वो क्या करेगा, लॉग आउट करेगा. ठीक है, तो 4 to 5 जो है वो मेरा बैकअप टाइम है. ओके, अब देखो PC A में, या फिर मुझे कंसिडर करके चलते हैं मेरी स्मॉल स्केल कंपनी है, तो कुछ अगर सॉफ्टवेयर्स मुझे इम्प्लीमेंट करने हैं या फिर कुछ हार्डवेयर्स इम्प्लीमेंट करना है या फिर कुछ एप्लीकेशंस को स्टोर करना है, तो मैं हर एक PC पे मैन्युअली जाके उसके लोकल हार्ड ड्राइव में स्टोर कर सकता हूँ. अब ये जो हार्ड ड्राइव है वो इस पर्टिकुलर PC के लिए यूज़ हो रहा है, तो मुझे पता नहीं इस हार्ड ड्राइव में वो मेरे कंपनी के डेटा के अलावा और कुछ भी इंस्टॉल कर सकता है. राइट, साथ ही साथ 4 to 5 जो है वो मेरा बैकअप टाइम है. तो इस टाइम में हर कोई यूज़र अपना अपना दिन भर में जितने भी उसने प्रोग्रेस किया है या फिर दिन भर में उसने जो कुछ भी काम किया है वो उस काम को, उस डेटा को अपने लोकल हार्ड ड्राइव में स्टोर करेगा. ओके, अब कंसिडर करके चलते हैं, जैसे जैसे आपका वर्कलोड बढ़ रहा है तो इस हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी लेस से 100 लेस से MB फॉर एग्जांपल,
तो अगर वर्कलोड बढ़ेगा, काम बढ़ रहा है, तो कैपेसिटी भी ऑफ कोर्स बढ़ेगी। जैसे 200 लगेगी, फिर 300 लगेगी, फिर 1 TB, 2 TB, 10 TB। ओके, तो प्रोजेक्ट्स अगर आ रहे हैं आपके पास, कंपनी का अगर मैं कहूँगा नेटवर्क अगर कंपनी का काम अगर बढ़ रहा है, तो हर कोई यूज़र का मुझे लोकल हार्डवेयर सिस्टम को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर्स और उसके एप्लीकेशंस को भी क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। अब 5 पीसी है तो ठीक है, मैन्युअली हर एक पीसी पे जाके मैं ये सारा कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ, बट व्हाट इफ आई हैव 1000 यूजर्स और 10,000 यूजर्स, तो हर एक पीसी पे मैन्युअली जाके कॉन्फ़िगर करना या फिर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना, हार्डवेयर्स को चेंज करना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मैं चाहूँगा ये जो जितने भी यूज़र्स हैं, जैसे 1000 यूज़र्स है मेरे पास, ये जितने भी यूज़र्स है वो अपना सारा डेटा, अपना सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अपने सारे रिसोर्सेज एक बड़े हार्ड ड्राइव में स्टोर करके रखें। तो ये जो कुछ भी इम्प्लीमेंट करूँगा, ये जो कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लॉगिन करेंगे, बैकअप करेंगे, ये सब कुछ कहाँ पे स्टोर होगा, आपके एक कंपनी हार्ड ड्राइव में, एक बिग हार्ड ड्राइव में, राइट। तो जो कुछ भी इम्प्लीमेंट करना है, जो कुछ भी चेंजेस करना है, मैं यहाँ पे करूँगा, दैट इज़ कॉल्ड द डेटा सेंटर। तो यहाँ पे मेरे बैकअप्स है, यहाँ पे मेरे सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे मेरे एप्लीकेशन है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है मैं यहाँ पे स्टोर करके रखूँगा। ओके, तो कंपनी का अगर मैं यूज़र्स अगर बढ़ रहे हैं, तो मैं इजीली अपने डेटा सेंटर को क्या कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ, ऑपरेट कर सकता हूँ, इवॉल्व कर सकता हूँ। जैसे जितने भी सॉफ्टवेयर्स के रिक्वायरमेंट है, मैं यहाँ पे आके मैनुअली आके स्टोर कर सकता हूँ। सो ये अपने डेटा को भी इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं। दे डोंट हैव देयर ओन लोकल हार्ड ड्राइव ओवर हियर। तो जो कुछ भी एप्लीकेशंस को यूज़ करना है, दैट इज़ रिकमेंडेड बाय द कंपनी, तो वो सिर्फ उन्हीं एप्लीकेशंस को, उन्हीं सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करेंगे, ये अदर सॉफ्टवेयर्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज़ द एडवांटेजेस टू हैविंग अ डेटा सेंटर ओवर। तो जैसे एडवांटेजेस होते हैं वैसे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, राइट। तो यहाँ तक क्लियर हुआ डेटा सेंटर का एवोल्यूशन क्यों हुआ। ट्रेडिशनल डेटा सेंटर अगर आप देखोगे, सो दिस ट्रेडिशनल डेटा सेंटर यूज अ 3-tier नेटवर्क आर्किटेक्चर। व्हाट इज अ 3-tier नेटवर्क आर्किटेक्चर, वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ ऑल द सर्वर्स आर सेगमेंटेड इनटू अ पॉड्स, ओके, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 लेयर्स हैं, कोर लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन और यू कैन कॉल द एग्रीगेशन लेयर, लास्ट जो है वो क्या है, एक्सेस लेयर। दिस एक्सेस लेयर इज ओनली मेंट फॉर द लेयर 2 ट्रैफिक। कोर लेयर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन लेयर इज ओनली मेंट फॉर द लेयर 3 ट्रैफिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉड्स ओवर हियर, या सेगमेंट्स भी कह सकते हो। तो पॉड ए जो है, यहाँ पे मेरे सारे कंपनी के सर्वर्स हैं, पॉड बी में मेरे कंपनी के क्लाइंट्स हैं, सी में भी मेरे कंपनी के क्लाइंट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर कोई सर्वर जो है वो अपने लेयर 2 लेयर 3 स्विच के साथ कनेक्टेड है विद अ मल्टीपल केबल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जस्ट इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कनेक्टिविटी लॉस हो जाती है, तो मैं नहीं चाहूँगा डेटा ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए हम रिडंडेंसी यूज़ करें, इसलिए हम यहाँ पे लोड बैलेंसिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक सर्वर जो है वो स्विच के साथ कनेक्टेड, आपके सॉरी लेयर 2 लेयर 3 स्विच के साथ मल्टीपल केबल्स के साथ कनेक्टेड है। सेम मैंने कनेक्शन जो है वो यहाँ पे भी किया है फॉर द रिडंडेंसी एज वेल एज लोड बैलेंसिंग परस्पेक्टिव। एक या एक से ज़्यादा केबल्स को यहाँ पे मैंने यूटिलाइज किया है ताकि मैं अपने ट्रैफिक को इजीली मैनेज कर सकूँ, राइट। दैट वाज द इवोल्यूशन ऑफ डेटा सेंटर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, वी हैव एक्सेस लेयर एंड वी हैव द कोर लेयर, ओके। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक्सेस लेयर जो है दैट इज वर्किंग ऑन योर लेयर 2 टेक्नोलॉजी और लेयर 2 इंफॉर्मेशन। कोर लेयर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन लेयर जो है दैट इज वर्किंग ऑन योर लेयर 3 इंफॉर्मेशन, राइट। अब सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि क्या है। लेट्स से वी हैव अ स्विच ओवर हियर, स्विच 1 एंड द स्विच 2, ओके। स्विच 1 और स्विच 2 आपस में कनेक्टेड विद अ सिंगल केबल। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा ट्रैफिक है, इंटरनली मेरे पास यहाँ पे लेट्स से 50 यूज़र्स हैं और ये बहुत सारा ट्रैफिक जो है वो जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो लेट्स से मेरे पास 100
KB की बैंडविड्थ है या फिर 100 MB की बैंडविड्थ जो है, दिस इज़ नॉट इनफ फॉर मी। क्योंकि मैंने कल के वीडियो में मैंने आपको क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के बारे में बताया था, तो एक बार वो चेक कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या है। सो 100 MB का जो लिंक कैपेसिटी जो है मेरे पास, दिस इज़ नॉट इनफ फॉर लेट्स से 500 MB ट्रैफिक। ओके, सो व्हाट डू आई डू, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं और भी केबल्स को यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, ईथरनेट केबल्स को। तो अगर मेरा केबल्स अगर मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स मेरा बैंडविड्थ जो है वो बढ़ जाएगा, लोड बैलेंसिंग ईजी हो जाएगा, क्योंकि अब मेरे पास एक लिंक नहीं है, मेरे पास 4 लिंक्स हैं। तो ट्रैफिक जो है वो मैं ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, हर एक लिंक से, हर एक पोर्ट से, राइट। बट यहाँ पे एक एक्सपेक्शन यहाँ पे एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेयर 2 लेयर 3 स्विच have the ability to run STP by default, and STP stand for spanning tree protocol. These protocol have the ability to make sure your network is loop free. तो यहाँ पे वो loops जनरेट नहीं करने देगा। साथ ही साथ this protocol अगर आपके पास रिडंडेंसी हो रही है या फिर लोड बैलेंसिंग अगर आप कर रहे हो, या मतलब मल्टीपल लिंक्स को अगर आपने आपस में कनेक्ट किया है, तो STP क्या करता है, इसमें से एक ही पोर्ट को फॉरवर्डिंग डेजिग्नेटेड में रखेगा और बाकी सारे पोर्ट्स को या फिर बाकी सारे लिंक्स को रखेगा ब्लॉकिंग स्टेट में बाय डिफॉल्ट। तो एडवांटेजेस क्या हुआ, एडवांटेजेस तो कुछ भी नहीं है, डिसएडवांटेजेस है। मैंने 4 पोर्ट्स को या फिर 4 केबल्स को हमने क्यों यूज़ किया था, यहाँ पे 4 लिंक्स को हमने क्यों यूज़ किया था, ताकि मुझे इक्वल बैंडविड्थ मिले, ट्रैफिक जो है वो लूप जो है वो जनरेट ना हो, या फिर ट्रैफिक को मैं इक्वली डिवाइड कर सकूं। इसलिए मतलब ऑलमोस्ट मुझे 400 MB का यहाँ पे यूटिलाइजेशन, यहाँ पे एक्सेस मिल रहा था। अब STP क्या कर रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट किसी एक पोर्ट को ही, किसी एक रैंडम वन सिंगल पोर्ट को ही रख रहा है फॉरवर्डिंग में, और बाकी सारे रहेंगे ब्लॉकिंग। इसका मतलब वो क्या करेगा, एक ही इंटरफेस को यूज़ करेगा एज अ फॉरवर्डिंग परस्पेक्टिव, बाकी सभी रहेंगे ब्लॉकिंग पे। तो ये जब डाउन होगा तब मैं इसको यूज़ करूँगा, बट इसका फ़ायदा कुछ भी नहीं है। 400 MB मुझे चाहिए था, मिल तो रहा है फिर से 100 MB। तो इन सभी केबल्स को आपस में कनेक्ट करने का क्या फ़ायदा हुआ। ओके, दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। अब सोचो ये 2 स्विचेस के साथ है, अगर आपके पास कुछ इस तरीके का अगर सेटअप है, पोर्ट 1 में जैसे 2 यहाँ पे आप देख सकते हो 2 स्विचेस को यूज़ किया है, पोर्ट 2 में 2 स्विचेस को यूज़ किया है, देयर आर मल्टीपल लिंक्स ओवर हियर। सो बाय डिफॉल्ट STP क्या करेगा, STP जो है उन किसी एक पोर्ट को रखेगा फॉरवर्डिंग में, बाकी सबको रखेगा ब्लॉकिंग में। तो इन लिमिटेशंस को, टू ओवरकम दिस STP लिमिटेशंस, इसको इंट्रोड्यूस अ न्यू टेक्नोलॉजी, ईथर चैनल्स आप बोल सकते हो इसको, या फिर पोर्ट चैनल भी कह सकते हो, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल पोर्ट चैनल, VPC, इन 2010। सो VPC ने क्या किया, VPC ने अपने स्पैनिंग ट्री के लिमिटेशंस को ओवरकम कर दिया। तो स्पैनिंग ट्री जो है वो बाय डिफॉल्ट सभी पोर्ट्स को ब्लॉकिंग में रखता था। VPC क्या करता है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ वन सिंगल पोर्ट वर्चुअली। मतलब STP को लगेगा कि ये एक ही पोर्ट है, बट फिजिकली एक्चुअली कितने रहेंगे, 4। लॉजिकली इट्स वन सिंगल फॉर STP, बट फिजिकली एक्चुअली कितने रहेंगे, यहाँ पे 4 इंटरफेसेस रहेंगे, राइट। दैट इज कॉल्ड पोर्ट चैनल। अगर आप देखोगे PAGP और LSCP का हम यूज़ कर सकते हैं फॉर ईथर चैनल्स, ये भी हम बाय प्रैक्टिकल देखने वाले। तो ये क्या करता है, इन चारों पोर्ट्स को कंसिडर करेगा एज वन सिंगल, दैट इज कॉल्ड बंडलिंग। तो ये क्या करता है, इन सभी को बंडल करता है। ओके, दैट इज कंसिडर एज अ VPC, बट VPC की भी खुद के कुछ लिमिटेशंस हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट ऐसी नहीं है कि अगर आप VPC यूज़ कर रहे हो तो STP यूज़ नहीं होगा। STP इज स्टिल देयर, दैट इज कंसिडर एज अ फेल सेफ मैकेनिज्म, दैट इज कंसिडर एज अ फेल सेफ मैकेनिज्म। तो VPC is very useful if you have a small data center environment, okay, which is most effective for the northbound and the southbound communication between the client and the servers. What is mean by that? आपने यहाँ पे भी देखा, the first one, तो पोर्ट A में यहाँ पे मेरे सर्वर्स हैं, जैसे पोर्ट B में मेरे जैसे एडमिन्स हैं, और पोर्ट C में जो है वो मेरे क्लाइंट्स। So they communicating with each other, port A to port C, this is called the north and the southbound, north and the southbound, okay, clear हुआ यहाँ तक। So clear हुआ what is a VPC। So VPC ने क्या किया, STP के सारे
लिमिटेशंस को ओवरकम कर दिया, टेक ओवर कर दिया। बट दिस VPC इज ओनली लिमिटेड इन एक्सेस लेयर, कोर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर जहाँ पे लेयर 3 इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है, देयर इज राउटिंग ओवर हियर, दैट राउटिंग डज नॉट सपोर्ट योर layer 2 protocols. STP it's your layer 2 protocol, VPC it's your layer 2 protocol, so that is only meant for a layer 2 switches, or you can call the layer 2, or you can call the access layer only. Clear? There is a one more evolution called the virtualization. Virtualization देखो आप किस तरीके से कर सकते हो। वर्चुअलाइजेशन फॉर्म में एग्जांपल आप देख सकते हो कि आपके पास एक लैपटॉप है एंड ऑन दिस सिंगल लैपटॉप यू कैन इंस्टॉल मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे एक सिंगल लैपटॉप पे मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकता हूँ। इसका मतलब अगर कंसिडर करके चलते हैं मेरे पास बहुत सारा काम है और मैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे काम कर रहा हूँ, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर रहा हूँ, तो ऐसे नहीं है कि मुझे अलग अलग डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है। मैं थ्रू द वर्चुअलाइजेशन क्या कर सकता हूँ, अपने सारे सॉफ्टवेयर्स को, अपने सारे प्रोग्राम्स को, अपने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल कर सकता हूँ, राइट। जैसे कि अभी हमने डेटा सेंटर इवोल्यूशन में मैंने आपको बताया था, तो इससे एक एडवांटेजेस देखो क्या है। इसका एडवांटेजेस ये है, जैसे मेरे पास 5 यूजर्स हैं, ठीक है, दिस इज माय डेटा सेंटर ओवर हियर। So accessing this data center, I am going to use a virtualization technology. This virtualization, we have a multiple servers virtually, not physically, to accessing this data center with API GUI technology. So virtualization in the sense क्या है, फिजिकली अगर मुझे 5 सर्वर्स लगने वाले थे तो मैंने क्या कर दिया, इन सभी 5 सर्वर को एक सिंगल वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल कर दिया। लाइक वर्चुअल मशीन VMware, it's a software, right? VirtualBox, it's a software, जिसमें आप क्या कर सकते हो, वर्चुअली मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स को वर्चुअली स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे फिजिकल अप्लायंसेस की ज़रूरत नहीं है, मैं लॉजिकली इन सभी को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। सो दे कैन ईजिली एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। अगर ये विद इन एन कंपनी नेटवर्क सेटअप है तो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर मल्टीपल कंपनी नेटवर्क सेटअप रहेगा फिर भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज डन विद द VPCs सिंस 2003। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लॉजिकली इनको वर्चुअली हमने क्या किया, उनको सेग्रीगेट कर दिया। सो यू कैन सेग्रीगेट विद योर कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग एंड द स्टोरेज रिसोर्सेज बाय इन अ मल्टीपल पॉड्स। तो अभी देखो क्या है, अब तक हम जो पॉड्स यूज कर रहे थे दैट इज ओनली डन विद द लेयर 2। मतलब जितना भी यहाँ पे आपने देखा, सॉरी हियर, सो यहाँ पे आप देख सकते हो द सर्वर्स दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द पॉड A। और कंसिडर करके चलते हैं इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि पॉड C में जितने भी यूजर्स रहेंगे, इफ दे वांट्स टू सेंड अ पैकेट टुवर्ड्स पॉड्स A, तो ये पैकेट सबसे पहले किसको जाएगा, टूअर योर लेयर 2 स्विच, दैन योर लेयर 3 स्विच, दैन योर राउटर्स और द लेयर 3 और मल्टी लेयर स्विचेस। और फिर उसके बाद वो डिसीजन लिया जाएगा कि इनको किस तरीके से फॉरवर्ड करना है, वेयर इज योर बेस्ट पाथ। ओके, दैट इज ऑल डन बाय द स्विचेस एंड द राउटर्स, बट द कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन टेक प्लेस फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, इट शुड टेक सम टाइम। और इसका लिमिटेशन क्या था, लिमिटेशन ये था, अगर आपके स्विचेस जो है वो लेयर 2 पे ही है, यू कुड नॉट मूव ऑन अ लेयर 3 बेसिस। और आपको मूव करना है तो आपको ये वर्चुअली मैन्युअली जाके इसको मूव करना होगा। दिस पॉड इज ओनली मेंट फॉर द सर्वर्स, यू कुड नॉट मूव दिस सर्वर टू द पॉड C मैन्युअली। तो अगर आपको ये मैन्युअली करना है तो आपको यहाँ से इसको निकालना होगा और फिर यहाँ पे जाके इंस्टॉल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, ओके। जैसे कि मैंने आपको अभी STP के लिमिटेशंस भी बताए थे, और उसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया था, यूज़ किया था VPC का। सो VPC जो है वो सिर्फ और सिर्फ लेयर 2 तक ही है, लेयर 3 में वो काम नहीं करेगा। क्या होगा अगर मैं अपने लेयर 2 टेक्नोलॉजी को या फिर लेयर 3 टेक्नोलॉजी को लेयर 2 टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन कर दूंगा, मतलब क्या है, आपके कोर लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर एंड द एक्सेस लेयर दैट इज फॉल अंडर अ लेयर 2 टेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड VPC लेयर 2 टोपोलॉजी। तो कोर लेयर हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर हो, चाहे एक्सेस लेयर हो, सभी जगह पे हम क्या करेंगे, लेयर 2 टोपोलॉजी को यूज़ करेंगे।
इसका एडवांटेज क्या होगा, VPC जो है वो यूज़ किया जाएगा फॉर एवरी लेयर, फॉर कोर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एक्सेस, एंड यू कैन ईजिली मूव योर सर्वर्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर. So with this, having that kind of topology, the data center administrator can easily manage from the centralized hub, from the centralized location. There is a more flexibility. There is more flexibility between the users, between the resources. You can easily relocate it on your servers, on your clients. You can do a virtualization for the servers. तो अगर मैं वर्चुअलाइजेशन कर रहा हूँ यहाँ पे फॉर द सर्वर्स, सो अपने वर्चुअलाइज मशीन को इजीली मैं कहीं पे भी किसी भी पॉड में मूव कर सकता हूँ, चाहे वो पॉड ए हो, चाहे वो पॉड बी हो, चाहे वो पॉड सी हो. पहले वर्चुअलाइजेशन जब नहीं था तो मुझे इन सभी डिवाइसेस को मैन्युअली जाके इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा था. वर्चुअलाइजेशन के साथ क्या हुआ, वर्चुअलाइजेशन में किसी भी मशीन पे इंस्टॉल कर सकता हूँ, किसी भी मशीन को मैं वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट कर सकता हूँ. और जैसे किसी भी आपने मशीन को वर्चुअली अगर कन्वर्ट कर दिया है तो उस वर्चुअल मशीन पे हम कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी हार्डवेयर, कोई भी एप्लीकेशन को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं. एंड दिस इज ऑल ऑपरेटेबल बाय द ऑल काइंड ऑफ यूजर्स ओवर हियर, चाहे वो फिर लेयर 2 पे हो, चाहे वो लेयर 3 पे हो. इसलिए यू कैन यूज अ वर्चुअल मशीन like VM Virtual Machine Pro, like VirtualBox. एक ही साइड इफेक्ट है इसका, क्या, कम्युनिकेशन जो है सर्वर और क्लाइंट के बीच में, मतलब नॉर्थ बाउंड टू द साउथ बाउंड जो कम्युनिकेशन है, माइट बी गेटिंग अफेक्टेड. क्योंकि अगर मैं वर्चुअल मशीन्स को कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा हूँ, सो इट्स डिफिकल्ट, इट्स not difficult मैं कहूँगा, but it takes some time to forward the packet from the access layer to the distribution to the core layer. That is only the limitation. Okay? इससे क्या हो सकता है, इस पे ट्रैफिक जो है वो इंक्रीज हो सकता है, राइट? यही उन्होंने बताया, द साइड इफेक्ट ऑफ हैविंग रिसोर्सेज स्प्रेडिंग आउट ओवर द नेटवर्क इंस्टेड ऑफ विद इन सिंगल पॉड, द अमाउंट ऑफ ईस्ट वेस्ट ट्रैफिक जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. क्या होगा, अपने लेयर 2 टोपोलॉजी को मैं लेयर 3 टोपोलॉजी में पुल कर दूंगा. मतलब क्या है, अब जो है, अब डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेस और कोर लेयर जो है, दिस इज रन अंडर बाय द लेयर 3 टोपोलॉजी. अब देखो लेयर 3 टोपोलॉजी है, मतलब यहाँ पे मैं राउटिंग को एक्स्टेब्लिश कर सकता हूँ. सो एवरीवेयर, चाहे वो फिर कोर लेयर हो, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर हो, या फिर एक्सेस लेयर हो, यू कैन डन द राउटिंग प्रोसेस एज वेल. Right, so the advantages of routing in all layer, you can use all the links for forwarding mechanism. मतलब यहाँ पे हर एक लिंक को मैं यूज़ कर सकता हूँ एज अ फॉरवर्डिंग. जैसे STP जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इसलिए हमने VPC को यूज़ किया. अब VPC में भी लिमिटेशन है, आप सिर्फ 2 ही फॉरवर्डिंग लिंक को कंसिडर कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो. मतलब 4 है तो इसमें से VPC जो है वो 2 ही लिंक्स को कंसिडर करेगा एज अ फॉरवर्डिंग. बट अगर मैं सभी लेयर्स में कोर, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेस लेयर को अगर मैं लेयर 3 टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ या फिर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे राउटिंग की एबिलिटी मिल रही है. मतलब राउटिंग जो है वो मैं किसी भी लेयर पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ. और कनेक्टिविटी जो है या फिर फॉरवर्डिंग टाइमिंग जो है वो दिस इज मोर फास्टर देन द STP. इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेयर 2 को यूज़ नहीं कर सकते. येस, यू कैन यूज़ अ लेयर 2 इफ इट इज़ रिक्वायर्ड. You can use a layer 2 technology based on what? Based on VXLAN. Okay. Now, the 2-tier network architecture. What do you mean by 2-tier? It is considered as in 2 single layers. It is considered as in a 2 single layer. First layer is called collapsed core layer, and second is called access layer. That is only meant for the small enterprises. So communication can take place from the client to the server. There is no any third intermediate between the client and the server. मतलब यहाँ पे कोई थर्ड इंटरमीडिएट नहीं है. कम्युनिकेशन जो है वो डायरेक्टली कहाँ से होगा, आपके एक्सेस लेयर से डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के लिए, और यू कैन कॉल कोलैप्स कोर लेयर के लिए. अब ये जो कोलैप्स कोर लेयर जो है वो एक्चुअली एक वन सिंगल लेयर है विच हैव द एबिलिटी ऑफ कोर लेयर एज वेल एज द डिस्ट्रीब्यूशन लेयर. यू कैन यूज अ लेयर 3 स्विच over here as well. So routing जो है you can done with the routing, packet processing you can done,
फॉरवर्डिंग मैकेनिज्म जो है वो भी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या फिर ऑटोमेटिकली जो है टू फाइंड द बेस्ट पाथ ओवर हियर विथ कोलैप्स कोर। यही उन्होंने बताया, दिस कोलैप्स कोर लेयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू, the core layer and the distribution layer, that is considered as a one single layer. This layer is also known as a backbone layer. तो कोलैप्स कोर लेयर पे दोनों की भी फंक्शनलिटीज रहेंगी, कोर लेयर के भी फंक्शनलिटीज रहेंगी और आपके डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के भी फंक्शनलिटीज रहेंगी। इफ यू हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन लेयर ओवर हियर, यू कैन डन अ राउटिंग, लाइक फिल्टरिंग, लाइक नेटिंग। एक्सेस लेयर जो है वो डायरेक्टली किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, आपके एंड यूजर के साथ और आपके कोलैप्स कोर लेयर के साथ। तो यहाँ पे अगर मुझे जो कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन करना है, मैं एडिशन करना है, आपके वर्क स्टेशंस को बढ़ाना है, तो एक्सेस लेयर में हम इसको कर सकते हैं। एज वेल एज दिस एक्सेस लेयर हैव द एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट अ लेयर टू पॉलिसीज, लाइक व्हाट, लाइक लेयर टू सिक्योरिटी, लाइक पोर्ट सिक्योरिटी, लाइक STP, RSTP एंड द MSTP। ओके, व्हाट इज इन अ 3-tier नेटवर्क आर्किटेक्चर, जहाँ पे आपके कोर लेयर को यूज़ किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एक्सेस लेयर को यूज़ किया जाएगा। ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज 3-layered हायरार्चिकल मॉडल, जिसमें हम 3 लेयर्स को देख रहे हैं, कोर लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीगेशन लेयर एंड द एक्सेस लेयर। दिस इज मोर स्केलेबल, मोर रिलायबल, easy to implement, easy to manage then what, then layer 2 network, 2-tier network architecture. Okay, so what is in a 3-tier network architecture? We have core layer that is considered as a backbone layer, we have a distribution or you can call the aggregation layer, and we have the access layer. Okay, so in this access layer we are using a layer 2 switches that is forwarding the packet based on the layer 2 information. In the distribution layer we have layer 3 switches, so routing is done on this layer as well as core layer पे भी हम कर सकते हैं। पैकेट प्रोसेस जो है, डेटा प्रोसेसिंग जो है वो कोर लेयर पे मैं नहीं करूँगा, मैं डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे ही कर दूंगा। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द लास्ट लेयर, बॉटम लेयर जो है वो क्या है, आपके एक्सेस लेयर है। जैसे कि इससे पहले भी बताया था 2-tier टेक्नोलॉजी में एक्सेस लेयर क्या करती है, उसी तरीके से 3-tier नेटवर्क आर्किटेक्चर में भी एक्सेस लेयर जो है वो सेम फंक्शनलिटी यूज़ करती है। जस्ट लाइक हैव द एबिलिटी टू कनेक्ट और मैनेज मल्टीपल यूजर्स लाइक PCs, लाइक योर लैपटॉप्स, लाइक योर एंड यूजर्स, दैट्स आल्सो हैव द एबिलिटी टू कनेक्ट मल्टीपल स्विचेस फॉर द एंड यूजर्स, also can configure a layer 2 policies like security, port security, STP, MSTP, RSTP. Okay, the distribution layer is same as like your 2-tier network architecture. तो यहाँ पे जो है वो routing can take place. This distribution layer have the ability to connect the access layer as well as your core layer as well as the another distribution layer. कर सकते हो but it's not recommended. Okay, तो यहाँ पे जो है routing can take place. You can configure a multiple routing protocols like RIP, IGRP, OSPF. You can configuring multiple security policies like traffic filtering, routing, WAN and the NAT. Okay, first one actually is called the core layer. So this core layer have the ability to connect a multiple core layers as well as a multiple distribution layers together. This layer is also known as a backbone layer. So it's very reliable, it's very flexible, it's more advanced, more fast, more expensive and fully redundant switches you can use on this layer. You can configuring a much more reliable policies like dynamic routing policies such as AIGRP, OSPF, RIP. Redundancy आप यहाँ पे भी कर सकते हो, redundant switches को, redundant devices को भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। Forwarding the traffic in a large amount of traffic जो है वो मैं कहूँगा रेट ऑफ ट्रांसमिशन जो है पैकेट फॉरवर्डिंग का, ये एज कम्पेयर टू 2-tier 3-tier में जो है वो बहुत अच्छा खासा मिल जाता है। ओके, नाउ द लिमिटेशंस, इफ यू आर गोइंग टू यूज 3-tier नेटवर्क आर्किटेक्चर देयर आर सम लिमिटेशंस। लिमिटेशन देखो क्या है, लिमिटेशन ये है VPCs अगर आप एक्सेस लेयर के बीच में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो VPCs क्या करता है, STP की लिमिटेशन को ओवरकम कर देता है। But the problem with this VPC, you only have a 2 active uplinks over here. मतलब अगर 4 लिंक्स को यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो इसमें से मैं सिर्फ 2 ही लिंक्स को यूज़ कर सकता हूँ फॉर फॉरवर्डिंग द ट्रैफिक।
ओके, दिस इज द मेन प्रॉब्लम इफ यू आर गोइंग टू यूज अ VPC ओवर हियर। दूसरा चैलेंज जो है वो लेटेंसी का है। लेटेंसी का मतलब क्या है, देखो कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस फ्रॉम वन एंड टू अनदर। जैसे यहाँ पे मेरा कोई क्लाइंट है एंड दिस इज माय सर्वर। सो माइट बी पॉसिबल है कि इसका जो पैकेट ट्रैवल करेगा फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, इट शुड टेक सम टाइम। सो डिलेज हो सकते हैं, सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन में भी डिलेज हो सकते हैं, राइट? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो हर कोई डिवाइस जो है वो मल्टीपल लिंक्स के साथ कनेक्टेड है फॉर अ रिडंडेंसी परस्पेक्टिव। सो ईस्ट वेस्ट ट्रैफिक जो है यहाँ पे माइट बी पॉसिबल है कि इंक्रीज हो सकता है, या फिर पैकेट्स में जो है वो डिलेज हो सकता है। ओके क्योंकि हर कोई पैकेट को ट्रैवल करना होगा तो फ्रॉम इट विल स्टार्ट विद द एक्सिस, देन डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन कोर लेयर। ओके, so server to server latency that was depending on the traffic path that is used by the layer 3 three tier network architecture. Okay, what is difference between 2 tier and the 3 tier? You can call the collapse core and the 3 tier. collapse core में जैसे हमने देखा था यहाँ पे सिर्फ दो ही लेयर्स यूज किए जाते थे, कोर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन लेयर जो है वो कंबाइन की गई थी एक वन सिंगल लेयर में। इसलिए कोलैप्स कोर लेयर में जो है जो कुछ भी हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, जो कुछ भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, दैट इज ओनली डन विद द टू सिंगल लेयर्स। सो वी हैव हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्टिविटी, वी हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शनैलिटीज लाइक वी कैन डन विद द राउटिंग, फिल्टरिंग एंड द नेटिंग। 3 टियर में क्या होगा, इफ यू आर गोइंग टू यूज अ कोर टेक्नोलॉजी ओवर हियर, सो ट्रैफिक जो है मूव लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक एज फास्ट एज a layer to a 2-tier network architecture. Distribution, you can done a routing, you can done a filtering, you can do a WAN technologies over here, you can configure a NATing, firewalling. In the access layer, it just gives you a device connectivity. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हो 3 tier और 2 tier में एक मेजर डिफरेंस ये है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी और स्पीड जो है एज कम्पेयर टू 2 tier 3 tier में मुझे ज़्यादा मिल रहा है। बट यहाँ पे ये कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा क्योंकि लेयर्स अगर बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो आपके डिवाइसेस को भी यहाँ पे मुझे मल्टीपल डिवाइसेस को भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, आपकी टेक्नोलॉजीज को ये करने का इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, तो कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। दैट्स व्हाई दे इंट्रोड्यूस टू ओवरकम the 3-tier network architecture limitation, they introduce a spine and leaf architecture. अब देखते हैं spine and leaf में क्या है। आप देख सकते हो ये spine and leaf जो है that was only developed to overcome all the limitation from the 3-tier network architecture. It gives you the high speed bandwidth, the low latency and non-blocking server to server connectivity. Okay, as well as अगर आप अपने टेक्नोलॉजी को इवॉल्व कर रहे हो या फिर रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा रहे हो, सो इट्स मोर इजी टू इम्प्लीमेंट, इट्स मोर इजी टू डेवलप योर डेटा सेंटर, और इट मोर इजी टू ऐड अ न्यू टेक्नोलॉजी विथ अ स्पाइन लीफ. सो इट्स मोर स्केलेबल, इट्स मोर फास्ट, इट्स मोर इफिशिएंट. ओके, तो जहाँ पे 3 टियर नेटवर्क डिज़ाइन था, अब यहाँ पे मोस्टली जो है वो क्या है, 2 में ही हमने डिवाइड करते हैं, स्पाइन एंड लीफ में. सो मोस्टली डेटा सेंटर्स में आप स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर देखोगे. ओके, आप देख सकते हो स्पाइन एंड लीफ में जितने भी नेटवर्क आर्किटेक्चर्स हम यूज़ कर रहे हैं या जितने भी डिवाइसेस को हम यूज़ कर रहे हैं, दे आर बिलोंग फ्रॉम अ सेम सेगमेंट. ओके, द लीफ लेयर क्या है देखते हैं सबसे पहले. द लीफ लेयर दैट इज कंसिस्ट ऑफ एक्सेस डिवाइसेस, मतलब लीफ लेयर जो है वो एक्सेस लेयर के फंक्शनैलिटीज़ को कैरी कर रही है. इट जस्ट same functionality as like access layer. So this accessing a devices like switches, servers, your edge routers as well. This spine layer जो है, this is considered as your core layer. Okay, so routing can done on this layer. So you can configure a multiple routing protocols as well as security implementations. Right? So this type of network architecture there is a limitations with what? With a design that is provide a more dynamic network than a 3-layer architecture.
ओके तो स्पैनिंग ट्री की लिमिटेशन यहाँ पे अभी भी है, ऐसे नहीं है कि स्पैनिंग ट्री की लिमिटेशन से यहाँ पे नहीं होंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ पे आप स्विचेस को यूज़ करो, चाहे वो फिर लेयर 3 हो लेयर 2, स्पैनिंग ट्री के लिमिटेशन जो है वो यहाँ पे रहेंगे, इनको ओवरकम किया जाएगा। बट जो प्रॉब्लम्स आ रही थी लेयर 3 में, वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं रहेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन विच इज कॉल्ड स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस आर्किटेक्चर. This kind of architecture you can basically see in your houses, in your small enterprises. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप अपने घर में या फिर आपके छोटे ऑफिस में या फिर शॉप्स में आप स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस आर्किटेक्चर को यूज़ करते हो, जैसे मैंने आपको इससे पहले लैन एंटरप्राइजेस में बताया था ऑन योर आई गेस सेकेंड वीडियो, जहाँ पे आपके स्विचेस, मतलब स्विचेस जो है वो हाई एंड स्विचेस नहीं रहेंगे, बहुत ही लो एंड स्विचेस रहेंगे. We can use a router to connect my internet. So we have a basic kind of technology topology, like we have a service provider, we have router, we have one single switch. This switch also have the ability to connect your PCs, connect your laptops, connect your printers, as well as we have a, let's say, wireless switch over here. This wireless switch you can implement or you can extend your network with having access points, multiple access point, your wireless devices, your smart wireless devices. So this kind of network you can see basically on your homes or the small enterprises. Okay, तो clear हुआ? This is called the small office home office architecture. So all this cabling, चाहे वो आपकी फिर कैट केबल्स हो, चाहे वो आपकी इथरनेट, फास्ट इथरनेट, गीगा इथरनेट केबल्स हो, चाहे जो आपके जितने भी डिवाइसेस आप यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ ऑल ओन बाय द कस्टमर, owned by the end user. Okay, so you can also configuring a wireless technologies over here. तो यहाँ पे सारे आप देख सकते हो, there is access point, there is a wireless printer, your smartphone, your laptop. Access point that is basically working on your wireless router, wireless switches and the wireless access point. Okay, so this wireless access point also have the ability to connect with your wired and the wireless devices. Okay, the next one which is called on premises services means private cloud. सबसे पहले ये समझ लेते कि ये है क्या प्राइवेट क्लाउड. ठीक है, अब देखो इससे पहले भी मैंने आपको एक डेटा सेंटर का एग्जांपल बताया था. कंसिडर करके चलते हैं, मेरे पास आई हैव 1000 यूजर्स ओवर ईयर. सो इन सभी यूजर्स को बैकअप, इन सभी यूज़र्स का बैकअप लेने के लिए, इन सभी यूज़र्स को इवॉल्व करने के लिए, इन सभी यूज़र्स का ये करने के लिए, डेटा जो है वो स्टोर करने के लिए, वी हैव अ डेटा सेंटर ओवर हियर, वी हैव अ वर्चुअल मशीन लेट्स से ओवर हियर टू कॉन्फिगरिंग टू मैनेज दैट दिस डेटा सेंटर. ओके, तो अगर मेरे जैसे अभी 1000 यूज़र्स है, फ्यूचर में जाके 5000 यूज़र्स होने वाले हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सर्वर्स को बढ़ा नहीं सकता हूँ, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं तो एक्सेसिंग दिस डेटा सेंटर्स. राइट, अपने डेटा सेंटर्स के लिमिटेशन को मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर सकता हूँ. जैसे ये जो कंपनी है वो मैं इंडिया में है, आई हैव वन मोर कंपनी इन यूएस, सेम यहाँ पे भी 1000 यूजर्स हैं. 1000 users have their own virtual centers, have their own data centers. I have one more company is in UK. तो यहाँ पे भी मेरा खुद का डेटा सेंटर रहेगा, वर्चुअल मशीन्स रहेंगे, यूजर्स रहेंगे, 1000 यूजर्स है यहाँ पे भी. So they can communicate with each other, but if they wants to communicate with a different data centers on all over the world, you need to have your own service providers. जैसे मेरे यहाँ पे खुद के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं. These all the service providers which is belong from a different countries, they also can communicate with each other with having the main service provider called the internet service provider. Okay, तो यहाँ के जो यूज़र्स है ये मेरे यूएस के डेटा सेंटर को या फिर यूके के डेटा सेंटर को एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम देयर ओन सर्विस प्रोवाइडर क्लाउड. यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखना, ये जो कुछ भी सेटअप अपने यहाँ पे देखा, ये जो कुछ भी सेटअप देखा, दैट इज ओन बाय द कंपनी. अब हर एक कंट्री में मेरे एक सिंगल डेटा सेंटर को मैनेज करना या फिर एस्टैब्लिश करना यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यूजर्स बढ़ गए तो डेटा सेंटर्स के लिमिटेशंस को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा.
तो चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो यूएसए में हो, या फिर चाहे वो यूके में हो, तो 3 अलग अलग यहाँ पे डेटा सेंटर्स को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। उससे बेटर है कि मैं एक वर्चुअल डेटा सेंटर यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दूँ, दैट इज समवेयर इज इन लेट्स से दुबई। तो ये से डेटा सेंटर जो है वो मैं दुबई में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और मेरे जितने भी मेरे लेट्स से कंपनी के साइट्स हैं, जितने भी कंपनी के साइट्स है, चाहे वो लेट्स से इंडिया में है, चाहे वो लेट्स से यूके में है, चाहे वो लेट्स से यूएसए में है, दे कैन एक्सेसिंग दिस डेटा सेंटर फ्रॉम देयर ओन क्लाउड, फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो मैंने क्या किया, अपने डेटा सेंटर को सेंट्रलाइज कर दिया। तो मुझे 3 अलग अलग डेटा सेंटर्स यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या कर दिया, मैंने इन सभी डेटा सेंटर्स को दुबई में इम्प्लीमेंट कर दिया। सो मुझे सिर्फ अपने ही डेटा सेंटर को क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो डेटा सेंटर है, यहाँ पे फिर आपके सर्वर्स है, यहाँ पे आपके एप्लीकेशंस है। ये सारे सर्वर्स एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ आपके कंपनी के अपने ही यूज़र्स हैंडल कर सकता है या फिर एक्सेस कर सकते हैं। बाहर का कोई भी यूज़र जो है वो आपके इस डेटा सेंटर को या फिर आपके सर्वर्स को, एप्लीकेशंस को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ओके, सो दैट इज ऑल द स्ट्रक्चर इज ओन बाय योर कंपनी, होल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज ओन बाय योर कंपनी। एज यू कैन सी देयर इज अ डेटा सेंटर। तो मैंने क्या कर दिया, एक कॉमन डेटा सेंटर जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। देयर इज अ वर्चुअलाइजेशन using GUI and the API system. We have users over here, that is my internal customer, which is your developer and the operators. So they have the authenticity to accessing my own data center, to accessing my own services, right? बाहर का कोई भी यूज़र जो है वो मेरे इन सर्विसेज को, इन सर्वर्स को, इन डेटा सेंटर्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो क्लियर हुआ। तो जो कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन करना है, जो कुछ भी टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करना है या फिर सर्विसेज को अगर मुझे बढ़ाना है, सो दैट इज ऑल डन बाय द कंपनी, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो वर्चुअली हो। तो ये अपने ही कंपनीज को एम्प्लॉय जो है वो इन वर्चुअल मशीन्स को एक्सेस कर सकते हैं, इन डिप्लॉयमेंट्स को, डेवलपमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, इन सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। बाहर का कोई भी यूज़र जो है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। ओके, सॉफ्टवेयर की अगर आप बात करोगे, ऑन प्रीमाइसेस सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा सेंटर जो है वो मैं रिमोटली मैनेज कर रहा हूँ या फिर वर्चुअली इसको एक्सेस कर रहा हूँ। तो जो कुछ भी सॉफ्टवेयर्स आप इंस्टॉल करोगे, सॉफ्टवेयर्स, आपके सर्विसेज, आपके रिसोर्सेज जो कुछ भी इंस्टॉल करोगे, मेक श्योर दिस सॉफ्टवेयर इज अ लाइसेंस बेस। मतलब ये जो कुछ भी सॉफ्टवेयर्स रहेंगे आपको ये लाइसेंस करने पड़ेंगे। लाइसेंसिंग इज ओवर हियर, यू शुड नीड टू परचेज अ लाइसेंस कॉपीज for own particular applications, for their own softwares. Okay, because these softwares or this application that is only handled by your company employees, not for the outside users. Clear? तो इसका एडवांटेजेस भी है। इसका एडवांटेज ये रहेगा, सो ये सिर्फ मेरे कंपनी यूजर्स के लिए ऑथेंटिकेटेड है, तो बाहर से कोई भी इसको ऑपरेट नहीं कर पाएगा, बाहर से इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। सॉफ्टवेयर्स अगर मैं अपने लाइसेंस बेस पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, परचेस कर रहा हूँ, तो बाहर का कोई भी इसको टेक ओवर नहीं कर सकता, बाहर का इसको कोई भी थ्रेट या फिर एक्सेस नहीं कर पाएगा कहीं से भी, बिकॉज दिस इज ऑल डन बाय ओन कंपनी, राइट। सो इसका एडवांटेज ये है कि फॉर सिक्योरिटी परस्पेक्टिव इट्स वेरी गुड, इट्स गुड फॉर मी, बिकॉज दैट इज ऑल डन बाय इन माई वन सिंगल नेटवर्क, in my own network premises. This is called the private cloud. तो जो कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन, जो कुछ भी हम इवोल्यूशन कर रहे हैं, जो कुछ भी इन्वायरमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू कर रहे हैं, अपने ओन कंपनी नेटवर्क डेटा सेंटर्स के थ्रू। सो दैट इज द मैनेजिंग एंड द मेंटेनिंग, दैट इज ऑल डन बाय माय ओन कंपनी नेटवर्क, or you can call in-house server, in-house services. So on premises setup, you should need to have in-house server hardware, in-house software licensing,
integration capabilities, IT employees hand to hand support, मैनेजिंग अ पोटेंशियल इश्यूज दैट में अराइज, मतलब यहाँ पे जो कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी दैट इज ऑल डन, दैट इज ऑल मैनेज्ड बाय द कंपनी एम्प्लॉयज, नॉट फ्रॉम द आउटसाइड यूजर्स. सो इफ यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ सेटअप देयर इज अ प्रॉब्लम. मतलब क्या, अगर आपके अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है तो मुझे अपने डेटा सेंटर्स को यहाँ पे इवॉल्व करना पड़ेगा. अगर मेरे यूजर्स बढ़ रहे हैं तो मुझे अपने डेटा सेंटर्स को भी इवॉल्व करना पड़ेगा. डेटा सेंटर को इवॉल्व करना मीन्स व्हाट, आई शुड नीड टू अपग्रेड माय हार्डवेयर, आई शुड नीड टू अपग्रेड माय सॉफ्टवेयर. तो इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस लगेगी. अगर यूजर्स बढ़ रहे हैं तो डेटा सेंटर जो है वो जैसे 1 किलोमीटर्स में है वो 2 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करना पड़ेगा, 5 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ. तो यहाँ पे स्पेस, कॉस्ट एंड द मैन पावर जो है बहुत ह्यूज अमाउंट में लगेगी. दैट्स वाई दे इंट्रोड्यूस अ पब्लिक क्लाउड. व्हाट इज मीन बाय दैट? द डेटा सेंटर, द वर्चुअलाइजेशन एंड द ऑल द सर्विसेज लाइक सॉफ्टवेयर, that is all done by the third party, third company entity, that is all provided by the third party. ओके मतलब यहाँ पे जो कुछ भी सेटअप है, जो कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन है, that is all done by the third provider, third party provider. कौन से कंपनियाँ आती है? बहुत सारी कंपनियाँ हैं, लाइक अमेजोन है, लाइक गूगल है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट है, हैव देयर ओन पब्लिक क्लाउड्स ओवर हियर. तो यहाँ पे देखो, पहले प्राइवेट क्लाउड में क्या करना पड़ता था, जो कुछ भी इंप्लीमेंट करना है मुझे मेरे डेटा सेंटर्स में इसको इंप्लीमेंट करना पड़ता था. जैसे कोई टेक्नोलॉजी है या फिर जैसे कोई बहुत कॉस्ट इफेक्टिव डिवाइसेस है और मुझे लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए लगने वाला है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं लगने वाला, फिर भी मुझे इसको परचेस करना पड़ेगा. जैसे कोई हाई एंड राउटर है, हाई एंड स्विचेस है, मैं इसको लिमिटेड ही यूज़ करने वाला हूँ, या फिर कोई एप्लीकेशन है या फिर कोई सॉफ्टवेयर है जिसको मैं हमेशा यूज़ नहीं करता हूँ, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए यूज़ करता हूँ, तो फिर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको परचेस करना पड़ेगा. तो प्राइवेट क्लाउड में बहुत सारी दिक्कतें हैं. मतलब आपके सॉफ्टवेयर बेसिस पे है तो आपको लाइसेंस कॉपीज खरीदना पड़ेगा. आपको हार्डवेयर के बेसिस पे अगर यूज़ करना है तो हार्डवेयर आपको मैनुअली खरीदना पड़ेगा. फिर आपको इसको रिटर्न पॉलिसीज़ नहीं है, या फिर होगी तो ये मैं कहूँगा कि जैसे कंसिडर करके देयर इज़ नो इन रिटर्न पॉलिसीज. जो कुछ भी खरीदना है ये आपको अपने कंपनी को अपने यूज़र्स के लिए खरीदना पड़ेगा, चाहे वो आपको जैसे 1 ईयर के लिए हो, चाहे वो 1 मंथ के लिए हो, जैसे वो 10 मंथ्स के लिए हो. ओके, बट अगर मैं पब्लिक क्लाउड को यूज़ करता हूँ यहाँ पे, सो दैट इज़ ऑल डन बाय द थर्ड पार्टी, दैट इज़ ऑल डन बाय द थर्ड पार्टी. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे डेटा सेंटर का सेटअप होगा. मतलब आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो सॉफ्टवेयर पहले से इनके पास अवेलेबल रहेंगे, जो हार्डवेयर चाहिए वो हार्डवेयर या फिर जो डिवाइसेस चाहिए वो डिवाइसेस भी इनके पास अवेलेबल रहेंगे. इसका मतलब मैं लिमिटेड टाइम के लिए भी अपने इस डेटा सेंटर को यूज़ कर सकता हूँ. ओके, सो यहाँ पे मुझे अपना कोई कैपिटल एक्सपेंसेस नहीं है, यहाँ पे मुझे कोई डेटा का बैकअप नहीं लेना पड़ रहा है. पहले डेटा सेंटर में मुझे पहला देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, जो कुछ भी डेटा आप अपने डेटा सेंटर में मैनेज कर रहे हो, कॉन्फ़िगर कर रहे हो या फिर स्टोर कर रहे हो, अगर ये कोलैप्स हो जाता है इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट इट बैक. उससे बेटर है मैं इसको वर्चुअली मैनेज कर दूँ ऑन द क्लाउड बेस. तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ये अब उनकी प्रॉब्लम है. वो अपने डेटा को किस तरीके से सिक्योर कर रहे हैं, वो अपने कंपनी नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं, वो अपने डेटा सेंटर को इवोल्यूशन को बढ़ा सकते हैं. क्यों? क्योंकि मैं अकेला कस्टमर नहीं हूँ, बहुत सारे कस्टमर्स उनके पास रहेंगे. तो वो उनका वर्क स्पेस बढ़ा सकते हैं, वो उनकी टेक्नोलॉजी को बढ़ा सकते हैं, वो उनके एक्सपेंसेस को बढ़ा सकते हैं. तो मुझे अपना कोई एक्सपेंसेस या फिर अपना कोई टाइम, अपना कोई स्पेस, अपना कोई मैन पावर वहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है. मैं वर्चुअली पूरा डेटा सेंटर जो है वो वर्चुअली एक क्लाउड से मैं क्या कर रहा हूँ, रेंट कर रहा हूँ. So this is most important. This is all the services, all the software based services, hardware based services, virtual services, that is all done by the subscription basis. तो वो मंथली हो सकता है या फिर ईयरली हो सकता है. ओके,
तो ये जो सर्विसेज है मैं ग्लोबली कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया में तो सिर्फ इंडिया से ही मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, नहीं। दैट द डेटा सेंटर इज इन यूएस, द डेटा सेंटर इज इन यूके, दुबई, इट्स ऑल गुड। मैं कहीं से भी इसको मैनेज कर सकता हूँ। अपने डेटा को कहीं पे भी आप वर्चुअली स्टोर कर सकते हो, क्लाउड में स्टोर कर सकते हो। तो बेसिकली आपको गूगल जो है वो अभी 15 GB तक का डेटा जो है वो क्लाउड में फ्री में स्टोर करने की कैपेबिलिटी दे रहा है। तो सोचो आप अकेले नहीं हो, कितने यूजर्स रहेंगे पूरे वर्ल्ड में जो इन सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, इन स्टोरेज कैपेसिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं। इसका एडवांटेज क्या है, बाय जस्ट इन केस अगर आपका लैपटॉप करप्ट हो जाता है तो आप अपना डेटा पूरा क्लाउड से फिर से स्टोर कर सकते हो किसी भी डिवाइस पे। सो दिस इज काइंड ऑफ रेडी टू यूज, दिस इज काइंड ऑफ रेडी टू यूज सेटअप। तो जो कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन है आपको बताना है। तो यहाँ पे मेरे पास टाइम पीरियड की कैपेसिटी है, मैं लिमिटेड टाइम के लिए भी उन सर्विसेज को, सर्वर्स को या फिर एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकता हूँ। मैं उन्हीं एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकता हूँ जो मुझे रिक्वायर्ड है, राइट। सो यू कैन डू एनी बिजनेसेस फ्रॉम एनीवेयर विद अ मिनिमम एफर्ट. So all this configuration, all these features, all these services that is already is done by the third party company. All kind of network environment is ready to use immediately. That is all done by the subscription base. So instant configuration, अगर आप अपने एप्लीकेशंस को चेंज करना चाहते हो, टेक्नोलॉजी को चेंज करना चाहते हो तो इजीली डेटा सेंटर से कर सकते हो. So you don't need to buy a hard prices softwares, hard prices hardwares, right? So what is a key difference of between private and the public cloud? डिप्लॉयमेंट के बेसिस पे अगर आप देखोगे ऑन प्रीमाइसेस में, तो जो कुछ भी डिप्लॉयमेंट रहेगा, चाहे वो सॉफ्टवेयर बेसिस हो, चाहे वो हार्डवेयर बेसिस हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी बेसिस हो, दैट इज ऑल डन बाय इन हाउस सर्विसेज. इन हाउस मीन्स व्हाट, ये जो कुछ भी रहेगा दैट इज ऑल डन बाय द ओन कंपनी. तो इसका मेंटेनेंस, इसका मैनेजिंग जो है वो दैट इज ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर सिंगल कंपनी. अगर मैं पब्लिक क्लाउड की बात करूंगा तो यहाँ पे जो कुछ भी आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो दैट इज ऑल डन बाय द थर्ड पार्टी कंपनी. आपको सिर्फ बताना है कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करना है, आपको सिर्फ बताना है कि आपको कौन से सॉफ्टवेयर, कौन से हार्डवेयर, कौन से सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है. तो यहाँ पे मुझे मैन्युअली कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करना है. बाकी की सारी सर्विसेज जो है वो पब्लिक क्लाउड से रिसीव किए जाएंगे. कॉस्ट की अगर आप बात करोगे तो ऑफकोर्स पब्लिक क्लाउड में जो है वो आपको इट्स वेरी कॉस्टली फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी हार्डवेयर, जो कुछ भी सॉफ्टवेयर, जो कुछ भी स्पेस, जो कुछ भी मैन पावर या फिर पावर कंजम्पशन जो है दैट इज़ ऑल डन बाय वन सिंगल कंपनी ओवर हियर. बट अगर मैं पब्लिक क्लाउड की बात करूँगा तो यहाँ पे जो है मुझे कोई भी ना ही हार्डवेयर, फिर वो सर्वर हार्डवेयर्स हो या फिर सॉफ्टवेयर के इम्प्लीमेंटेशन हो या फिर आपके पावर कंजम्पशन हो, चाहे वो स्पीड हो, यहाँ पे मुझे कुछ भी मैन्युअली जाके खरीदने की ज़रूरत नहीं है. ऑल दैट इज़ डन बाय द क्लाउड. उसके लिए मुझे सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे मुझे सिर्फ कुछ कॉस्ट जो है वो पे करनी है. बाकी के सारे सर्विसेज जो है वो मुझे रेडीमेड सर्विसेज मिल रही है बाय द क्लाउड. क्लियर? कंट्रोल ऑन प्रीमाइसेस में आप देखोगे फॉर अ प्राइवेसी परस्पेक्टिव इट्स गुड इनफ, क्योंकि ये मेरे लिए बेटर है. क्योंकि जो कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन करना है, जो कुछ भी सिक्योरिटीज़ को कॉन्फ़िगर करना है, ये अपने बेसिस पे मैं मेरे एंड पे कर सकता हूँ. क्लाउड पे ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है उन कंपनीज के ऊपर. तो यहाँ पे जो कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन होगा वो क्लाउड कंपनीज इम्प्लीमेंट करेंगे, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो डेटा इंक्रिप्शन हो, डिक्रिप्शन मैकेनिज्म्स हो, दैट इज ऑल डन बाय द थर्ड पार्टी कंपनी प्रोवाइडर. मतलब जो थर्ड पार्टी जो सर्विसेज, जो सिक्योरिटीज दे रही है, मुझे उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा. ऑन प्रीमाइसेस में ये थोड़ा सा एडिशन था कि ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी थी, अपने सर्विसेज को या फिर अपने सिक्योरिटीज को मैं जिस लेवल पे अपग्रेड कर सकता था. यहाँ पे ऐसी नहीं है. क्लाउड में वो उन्हीं सर्विसेज को फॉलो करेंगे जो सर्विसेज कैपेबल कर रही है वो थर्ड पार्टी कंपनीज. ओके. तो सर्वर, आप स्टोरेज आप देख सकते हो ऑन प्रीमाइसेस में यू शुड नीड टू हैव अ लॉट्स ऑफ स्पेस, लॉट्स ऑफ पावर, लॉट्स ऑफ मैनेजिंग एंड मेंटेनेंस. अगर मैं पब्लिक क्लाउड की बात करूंगा यहाँ पे,
तो यहाँ पे आपको सिर्फ उनके रेंटल चार्जेस जो है वो बस वही पे करने हैं, बाकी का स्पेस, बाकी का टाइम, मैन पावर जो है दैट इज़ ऑल डन बाय दिस थर्ड पार्टी कंपनी। डेटा सिक्योरिटी जैसे मैंने आपको बताया था, ऑन प्रीमाइसेस ऑफर्स अ लेस सिक्योरिटी, और अगर आप इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो एक लिमिट तक इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसके आगे नहीं। अगर मैं क्लाउड की बात करूँगा तो ट्राई कर सकते हैं हम अपनी टेक्नोलॉजी को शायद इवॉल्व कर सकें। डेटा लॉस एंड द रिकवरी, डेटा लॉस जो है वो ऑन प्रीमाइसेस में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अगर डेटा सेंटर मेरा खुद का मैनुअल जो है करप्ट हो जाता है या फिर डेटा सेंटर कल जाके कोलैप्स हो जाता है तो अपने पूरे डेटा को मैं रिकवर नहीं कर पाऊँगा। अदरवाइज क्लाउड टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो क्लाउड से आप इजीली अपने डेटा को क्या कर सकते हो, रीबैक कर सकते हो। मेंटेनेंस एज ऑफ कोर्स ऑन प्रीमाइसेस में आपको बहुत सारा मेंटेनेंस लगेगा, मैनेजर्स लगेगा, इसलिए आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अदरवाइज अगर आप पब्लिक क्लाउड को यूज़ कर रहे हो आपको अपने खुद के एफर्ट्स देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ऑलराइट, दैट्स इट विथ दिस नेटवर्क टोपोलॉजी आर्किटेक्चर ओवर हियर। आई होप आपको सारी चीज़ों के बारे में क्लियर हो चुका होगा व्हाट इज़ अ नेटवर्क टोपोलॉजी आर्किटेक्चर। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे वैन टोपोलॉजी। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।